तो वो एक हमारी मजबूरी समझ लीजिए या हमारा दुर्भाग्य समझ लीजिए, जिसकी वजह से हमें वहां पे वोट देना ही देना था। क्योंकि कांग्रेस पहले से भ्रष्ट थी, जो 70 सालों से पूरा देश को लूट के खा चुकी है। तो कांग्रेस में तो जाने का कोई मतलब नहीं बनता था, और ना ही कांग्रेस की कभी स्वर्ण समाज को कभी तवज्जो दी और ना कभी वो देगी। अभी तो खैर कांग्रेस का सफाया हो गया है। उसके बाद में बहुत काम किया हमने, बहुत संघर्ष किया बीजेपी के अंदर, लेकिन बीजेपी के करप्ट रवैयों को देखते हुए कि बीजेपी सिर्फ एक पूंजीपति लोगों की पार्टी है, बीजेपी एक गुंडे मवालियों की पार्टी है, बीजेपी भ्रष्ट नेताओं की पार्टी है, बीजेपी एक करप्शन फैलाने वालों को ही ताज बनाती है। ईमानदार आदमी को, वफादार आदमी को बीजेपी साइड में कर देती है। ये आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। आज दिल्ली में राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी कार्यकारिणी का बैठक किया गया। हाँ, इस पार्टी की अध्यक्षता शेर सिंह राणा जी का। शेर सिंह राणा जी इस पार्टी के अध्यक्ष हैं और इस पार्टी ने भारत को गौरवान्वित किया है। ये शेर सिंह राणा वही राणा जी हैं जिन्होंने की पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां लेकर भारत को गौरवान्वित किया है। इस पार्टी को लॉन्च किए हुए कुछ ही साल हुए हैं, लेकिन इसकी कार्यकारिणी बैठक लगातार चल रही है और अलग अलग तरह की रणनीतियां अपनाई जा रही है, चाहे वो चुनावी को लेकर हो या भारत की राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने को लेकर। कार्यकारिणी बैठक में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम एक ऐसे शख्स से बात करने जा रहे हैं जिनको मैंने ना कि किसी संस्था में, ना कि केवल किसी धरना प्रदर्शन में, बल्कि कई जगह पे हमने इनको, जैसे जंतर मंतर पे कोई भी धरना हो तो कई बार ये दिख चुके हैं, कई एनजीओ में भी सक्रिय दे चुके हैं और ये बीजेपी में भी काफी मतलब मजबूत कार्यकर्ता के तौर पर जाने जाते थे। और आज इन्होंने इस पार्टी में मैं इनको देख रहा हूं जो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी है, जहां पे बलबीर सिंह राघव जी हैं, प्रभारी उत्तरी जिला के। मैं इनसे जानूंगा कि आखिर इतनी बड़ी पार्टी को छोड़कर इस पार्टी में ज्वाइन किया है तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। सबसे पहले देखिए, पार्टी में हम बीजेपी में थे क्योंकि पहले राजपूतों के लिए, हमारे समाज के लिए, जनरल कास्ट जितने भी थे, स्वर्ण समाज, उनके पास से बीजेपी के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था, कोई विकल्प ही नहीं था। तो वो एक हमारी मजबूरी समझ लीजिए या हमारा दुर्भाग्य समझ लीजिए, जिसकी वजह से हमें वहां पे वोट देना ही देना था। क्योंकि कांग्रेस पहले से भ्रष्ट थी, जो 70 सालों से पूरा देश को लूट के खा चुकी है। तो कांग्रेस में तो जाने का कोई मतलब नहीं बनता था, और ना ही कांग्रेस की कभी स्वर्ण समाज को कभी तवज्जो दी और ना कभी वो देगी। अभी तो खैर कांग्रेस का सफाया हो गया है। उसके बाद में बहुत काम किया हमने, बहुत संघर्ष किया बीजेपी के अंदर, लेकिन बीजेपी के करप्ट रवैयों को देखते हुए कि बीजेपी सिर्फ एक पूंजीपति लोगों की पार्टी है, बीजेपी एक गुंडे मवालियों की पार्टी है, बीजेपी भ्रष्ट नेताओं की पार्टी है, बीजेपी एक करप्शन फैलाने वालों को ही ताज बनाती है। ईमानदार आदमी को, वफादार आदमी को बीजेपी साइड में कर देती है। ये बीजेपी का मेन मोनोपोली है। इस वजह से बीजेपी को जब भाई शेर सिंह राणा जी ने झंडा बनाया तो हमारे पास दूसरा विकल्प मिल गया हमको कि हमें अब ये रास्ता है जिस पे चल के हम अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने बच्चों के लिए हम कुछ कर सकते हैं। इसलिए मैंने इस पार्टी को छोड़ के भाई शेर सिंह राणा की पार्टी को मैंने ज्वाइन किया और इनके विचार बहुत अच्छे लगे मुझे, और वो बहुत ही अच्छे एक इंसान है। उनकी प्रशंसा जितनी की जाए उतनी कम है। मेरे से पहले भाई ठाकुर दुष्यंत सिंह ने भी बहुत कुछ बोल दिया उनके बारे में, इन्होंने बहुत बोली, हमारा बच्चा है तो उसने बहुत कुछ बोल दिया। उनके बारे में बोलने की जरूरत ही नहीं है कि वो क्या है और क्या नहीं है, उनको पूरी दुनिया जानती है। राघव जी, मुझे जिस तरह से जानकारी है कि आपका पिछला बैकग्राउंड, आप आर्मी से भी हैं, तो आपको नहीं लगता है कि आपने इतनी बड़ी पार्टी छोड़ के एक छोटी सी में ज्वाइन किया है तो आपके काफी दुश्मन भी होंगे धीरे धीरे? देखिए सर, ये जीवन जो है ना, ये संघर्ष के लिए बना है। मैंने
मैंने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। मैं पहले आर्मी में था, आर्मी से मैं आईबी में गया हूँ। मैंने काफी 2-3 कंट्रियों में पाकिस्तान आर्मी के साथ भी खुफिया एजेंट बन के रहा हूँ। मैं श्रीलंका में भी रहा हूँ, भूटान में भी रहा हूँ, और लास्ट टाइम में सन 2000 में अयोध्या में भी खुफिया सेल में मैंने काम किया है। उसके बाद जब राजनीति में आए, राजनीति से कंस्ट्रक्शन लाइन में आ गए, जब राजनीति में आए तो बहुत लोकप्रिय थी, मेरी वाइफ हो गई थी राजनीति के अंदर, तो उसमें जाहिर सी बात है आज ठाकुर दुष्यंत सिंह लोकप्रिय हो जाएंगे, इनके दुश्मन बन जाएंगे, सतपाल जी इनके दुश्मन बन जाएंगे। राजनीति का मतलब यही है, अगर आपसे मजबूत कोई आदमी आपको मिल जाएगा आप उसके दुश्मन हो जाएंगे। और उससे आपने बहुत भरपाई भी की है, बहुत नुकसान भी उठाया है, लेकिन संघर्ष करने के लिए ही हम बने हैं और संघर्ष के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। हर चैलेंज को एक्सेप्ट करने की अक्षमता रखते हैं, मादा रखते हैं, और मैं चैलेंज को ही एक्सेप्ट करता हूँ। मैं वही काम करता हूँ जो दुनिया में सबसे हार्ड काम होता है, जो वही टास्क मुझे भी आईबी में मिलता था, जो कोई नहीं कर सकता था। 5-7 लोगों का हमारा ग्रुप होता था, जो सबसे हार्ड टास्क होता था वो हमारे ग्रुप को मिलता था। जिस तरह आपकी लोकप्रियता है, जिस तरह के जुझारू हैं, आपको काफी एक्सपीरियंस है। अब मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपको इस पार्टी में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है तो आप इस पार्टी के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए सर, ये पद तो कोई खास मायने नहीं रखता है। हाँ, अगर हाईकमान पार्टी के भाई शेर सिंह राणा, ठाकुर दुष्यंत सिंह जी को अगर मुझे इस लायक समझेंगे तो सबसे पहला तो मेरा काम होगा राजनीतिक सफाई अभियान। राजनीति के अंदर जो भ्रष्टाचार फैला हुआ, जो गंदगी फैला हुआ, जो गुंडे मवाली फैले हुए, जो उद्योगपतियों के हाथों में राजनीति गई हुई है, सबसे पहले तो हम राजनीतिक सफाई अभियान चलाएंगे। ये जितनी गंदगी फैली हुई राजनीति में, इसको साफ करेंगे। आप जनता को कैसे समझाएंगे कि एमसीडी में जो करप्शन है वो आप एक नई पार्टी लेकर आए हैं? आप पिछली पार्टी में बहुत अच्छे पोजीशन पे भी थे, हर जगह भी पाए जाते थे, पार्टी भी बहुत बड़ी थी, कुछ भी कर सकती थी जनता के लिए। आज की डेट में जनता के लिए आप कैसे जनता को समझाएंगे कि एमसीडी में आप अगर कुछ सीटें लेके आते हैं तो उनका भला हो जाएगा और उस एरिया का भी भला हो जाएगा? देखिए, ये चीजें तो जनता को समझाने की जरूरत नहीं है। जो आज प्रॉब्लम है समाज के सामने या दिल्ली में, आप किसी भी मोहल्ले में चले जाओ, जगह जगह आपको पानी भरा हुआ मिलेगा, हर नाली बंद मिलेगी, हर सीवर बंद मिलेगा। ये तो सब जानते हैं। और ये सब किस लिए? ये सब एमसीडी के भ्रष्ट नेताओं की वजह से, भ्रष्ट जो अफसर बैठे हैं उनकी वजह से। फंड जो आता है वो नेता लोग खा लेते हैं, कर्मचारियों को तनख्वाह देते नहीं है। जो तनख्वाह नहीं देंगे तो वो काम पे नहीं आएंगे, काम पे नहीं आएंगे तो गंदगी तो फैलेगी। अगर एमसीडी में आते हैं तो हम जनता को आश्वासन देंगे, हम जो भी वादा करेंगे, हम एक ऐसा अपने मैनिफेस्टो में एक ऐसा पॉइंट रखेंगे, जो भी हमारा नेता कोई भी अगर वादा करता है पब्लिक के सामने, अगर वो उसको सक्षम है उसको पूरा करने के लिए, उसने नहीं किया है, तो हम उसके अंदर एक ऐसा एक लॉज बनाएंगे कि उस आदमी को ताजीवन पार्टी से आउट कर दिया जाएगा। क्या ये आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग नहीं होगा? बिल्कुल होगा, और ये होना भी चाहिए। इतनी बड़े झूठे वादे करने के लिए तो बहुत सारी पार्टियां हैं। अगर आज हम भी वही झूठे वादे करके उसी नक्शे कदम पर चलेंगे तो उनमें और हमें फर्क क्या है? हम इस फर्क को साफ करने के लिए एक वैसा अपना सिस्टम बनाएंगे पार्टी का। जो भी हमारी पार्टी का नेता झूठे वादा करेगा जनता से, और जो झूठे वादे करके पार्टी को बदनाम करेगा, मैं कोशिश करूंगा हाईकमान से बात करने की, उसको अगली बार टिकट ना दिया जाए। जय भारत पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यकारिणी बैठक किया गया है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि जिस तरह कोरोना काल चल रहा है और इस प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रख के इन्होंने एक बैठक किया है, जो मुझे लगता है ये पार्टी जल्दीबाजी ही में ही लॉन्च किया गया है। और इन सब को जानने के लिए मैं आज ठाकुर दुष्यंत सिंह जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूं कि इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या है और ये पार्टी कब लॉन्च हुआ। आपका जय भारत न्यूज को बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद आपके दर्शकों को, जय भारत के सभी हमारे दर्शक हैं। सर, ये पार्टी ये लॉन्च कब हुआ? ये पार्टी जो है हमारी सन 2019 में इस पार्टी का सबसे पहले हमारा स्थापना दिवस हुआ था, और हम सबसे पहले हरियाणा में चुनाव लड़े थे। जब हमारा 4 पाई का चुनाव चिन्ह था, उस टाइम हम हरियाणा में 8 सीटों पे हमने चुनाव लड़ा था, और वहाँ पे हमें 20,000, 25,000, 15,000, 18,000 ऐसे समथिंग हमें वोट मिले थे। और जिसमें वहाँ के जो केंद्रीय रामविलास शर्मा जी हैं, धनखड़ जी, ओम प्रकाश ओपी धनखड़ जी हैं, और बप्ता फोकाट जैसे हमने जितने भी हमारे उनके कैंडिडेट थे बीजेपी वालों को, उनको सबको परास्त किया था। और उन्हें अपने मुंह की खानी पड़ी थी,
उसके बाद फिर हमने बिहार में चुनाव लड़ा था और बिहार में भी हम तीसरे चौथे पांचवें नंबर पर रहे और उसके बाद अब आज यूपी और उत्तराखंड के अंदर हम चुनाव हमारे होने वाले हैं। आगे आगामी चुनाव है ये और चुनाव चल रहे हैं, सारे सरगर्मी है चुनाव की। तो अब हमारा आगे निगम का चुनाव है दिल्ली के अंदर सन 2022 का। तो हम दिल्ली की भी अपने निगम की जो हमारे यहाँ भाई शेषी राणा जी के बहुत लोग चाहने वाले हैं, बहुत उनके साथ जुड़ने वाले लोग हैं, तो वो सोचते हैं कि हमारा सब जगह तो बदलाव आने के साथ साथ दिल्ली में भी एक बदलाव आना चाहिए। एक अच्छी और स्वच्छ साफ छवि की पार्टी आए जो हमारे दिल्ली की जनता को सही न्याय दे सके। कोई झूठे विश्वास आश्वासन दे के, लालीपॉप दे के, झूठे सच्चे वादे करके ऐसी सरकारों को अब वो हमारे दिल्ली की जनता पसंद नहीं कर रही है और भाई शेषी राणा जी पे सभी लोगों का बड़ा विश्वास है। तो इसलिए अब हम सन 2022 में अपने निगम के चुनाव लड़ाएंगे दिल्ली के अंदर। क्योंकि आप महामंत्री हैं, आपसे सवाल बहुत अहम बनता है कि आपका जो अभी मुख्य उद्देश्य है, जो आपका संगठन का जो मुख्य उद्देश्य है, आप दिल्ली पे कंसंट्रेट करेंगे या फिर जिस तरह 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है, क्या उनपे भी आपकी दृष्टि है, क्या उनपे भी आप तैयारी कर रहे हैं? जैसे आपको बताएं, सबसे पहले हमारा उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है और पंजाब है और ये हमारे जो है सबसे अभी हम कुछ लोगों को कल से ही हमारे नॉमिनेशन हम करेंगे। जो हमारे उत्तर प्रदेश के विधायक के आगामी जो भविष्य हमारे आगामी विधायक के प्रत्याशी हैं उनका कल हम उनका नॉमिनेशन नामों की घोषणा करेंगे। उत्तराखंड में भी हमारा होगा और साथ साथ में हमारा जो निगम का चुनाव है हमारा दिल्ली का, तो दिल्ली के चुनाव इतना जो हमारे पदाधिकारी हैं वो दिल्ली का चुनाव सभी ये संभाल लेंगे और जब तक हमारे दिल्ली के चुनाव होंगे तब तक तो यूपी और उत्तराखंड के चुनाव हो ही जाएंगे। उसके बाद में हम दिल्ली में लगेंगे। सबसे बड़ा और अहम और आखिरी सवाल, किसी भी संगठन को चलाने के लिए या किसी भी पार्टी को चलाने के लिए सबसे बड़ा मूल मंत्र जो होता है सर, वो होता है फंड। क्या फंड की व्यवस्था में आप लोग कहीं पीछे तो नहीं पड़ जाएंगे? देखिए, जैसे आपने कहा है कि जो भी आप जितने भी सभी लोग हमारे बैठे हुए हैं, ये हमारे भाई शेषी राणा जी के ये जो उन्होंने कार्य किया वो उनकी धरोहर है। ये आप सबका जो भी है, हमारे पार्टी का सभी पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, वो सब लोग अपना तन मन धन तीनों से वो भाई शेषी राणा जी के साथ समर्पित हैं। शेषी राणा जी जब अफगानिस्तान से अस्थियां लेने गए थे पृथ्वीराज चौहान की, तो उन्होंने किसी देश के या किसी राष्ट्र के किसी व्यक्ति से उन्होंने उस टाइम नहीं कहा था कि आप चलिए और चल के अफगानिस्तान हम अस्थियां लेने जा रहे हैं, आपका सहयोग कीजिए। वो उन्होंने अकेले जो कार्य करना उनका संभव था, उन्होंने उस कार्य को किया था। तिहाड़ जेल से जब वो फरार हुए तो उन्होंने किसी का हमारे देश के लोगों से नहीं कहा था कि हमें पृथ्वीराज चौहान जी की अस्थियां लाने के लिए हम तिहाड़ जेल से फरार होने वाले हैं, आप लोग हमारे सहयोग में आइए। उन्होंने वो काम उनका स्वयं अकेले था, उन्होंने उस कार्य को खुद स्वयं अकेले किया। लेकिन उन्होंने किसी सबका आशीर्वाद जरूर लिया, लेकिन किसी से न फंडिंग की न किसी तरीके की व्यवस्था नहीं मांगी। लेकिन आज जो ये कार्य है राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी, जो आज आप देश के अंदर परिवर्तन लाने की, जो देश के अंदर परिवर्तन लाना है, उसमें जरूरत पूरे हमारे देश की जनता की है। तो वही आशीर्वाद रूप में अब हम सभी अपने देशवासियों से मांगते हैं। तो सभी हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, ना हम किसी से फंड अभी तक हमने किसी से लिया है, पार्टी का किसी से ऐसा कोई वो नहीं है। और सभी लोग हमारी अपने आप व्यवस्थाएं करते हैं। हमारे सभी जो हमारे भाई शेषी राणा जी के चाहने वाले हैं, हमारे सारे प्रोग्राम होते हैं। अब जैसे आज सतपाल सिसोदिया जी हैं, आपने ही कार्यक्रम रखा, तो इन्हें कौन सा हमने किसी ने फंड दिया? इन्होंने, इनकी स्वेच्छा थी, भाई शेषी राणा जी के साथ जुटे थे। अब जो लोग आएंगे यहाँ 1500 रुपए तो इनका खर्चा होगा ना, चाय पानी नाश्ता कराएंगे, आप आइए भी आए, हम सब लोग आए हैं, तो इन्हें किसने दिया है? ये समर्पण भाव है, ये भाई शेषी राणा जी के लिए, राष्ट्र के लिए, राष्ट्रवाद। ऐसे ही तो लोग राष्ट्रवादी कहलाए जाते हैं। तो हमारे देश में राष्ट्रवादियों की कमी थोड़ी है। राष्ट्र के प्रति भाव अच्छा रखने वाले लोग हमारे देश के अंदर, मुझे लगता है कि 99% लोग हैं जो हमारे देश के अंदर राष्ट्र के प्रति भाव रखते हैं, अच्छा भाव रखते हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं। 1-8% लोग हो सकते हैं कि मैं उन पे क्वेश्चन या मैं नहीं हाँ ना कह सकता हूं, लेकिन वही लोग हमारी सब व्यवस्थाएं करते हैं। बैठक में हमारे साथ सतपाल सिंह सिसोदिया जी हैं, जो सह प्रभारी दिल्ली प्रदेश के हैं। जब बात दिल्ली की आती है तो जहन में चुनाव एमसीडी की भी आती है, और जब एमसीडी की चुनाव आती है तो यहाँ पे 20 साल से लगभग एक सरकार का कब्जा है। और हाल में जिस तरह से इनका जो रिपोर्टिंग चल रहा है, जिस तरह से बाहर निकल के आ रहा है, वहाँ आम आदमी पार्टी भी काफी दावेदारी घोषित कर चुकी है। लेकिन इन्हीं के बीचों में ये आरजेपी पार्टी जो
पूरे दमखम लगाकर आज कार्यकारिणी बैठक रखा है। आज हमारे साथ सत्यपाल सिंह सिसोदिया जी हैं, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर एमसीडी में आपकी कैसे लड़ेंगे और क्या तैयारी है आपकी एमसीडी के लिए। जी आपका जय भारत बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जय भारत न्यूज का। आप जो इस पार्टी का जो कार्यकारिणी बैठक रखा है, आपका जो मुख्य उद्देश्य जहां तक समझ में आ रहा है, जैसे हमें महामंत्री से भी बात हुई तो एमसीडी को लेकर है, सबसे ज्यादा एमसीडी को लेकर अग्रसर है हम लोग। इस एमसीडी में चुनाव लड़ने के लिए आपके पास क्या तंत्र है और कैसे आप एमसीडी को जीत पाएंगे या एमसीडी में कैसे आप कुछ हासिल कर पाएंगे? ये देख लीजिए, आप 20 साल नहीं 27 साल से भारतीय जनता पार्टी इस निगम के चुनावों में जीत करके आती है, लेकिन फिर भी कामयाब नहीं हो पाती। वो इकट्ठा अपनी एक मुक्त सरकार कभी नहीं बना पाई उसने। जब भी मिलाई है तो साझा करके ही सरकार बनाई है। और इस बार 20-22 सालों से लोग बाग इस सरकार को वोट दे दे करके बना करके पक चुके हैं, थक चुके हैं लोग बाग। क्योंकि कहीं जब भी निगम के कर्मचारियों का मुद्दा आता है, कहीं हड़ताल पर बैठते हैं वो, कहीं आंदोलन करते हैं, ना किसी की तनख्वाह इस टाइम पर मिलती है, ना कहीं उनको समय पर रोजगार दिया जाता है। कुछ लोग ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लगाए हुए जो आज तक 27 सालों से कभी उनकी सुध ही नहीं लिए, क्योंकि ना मेजोरिटी में आते हैं ना काम करते हैं। हर बार इसी तरीके से ये विफल होकर के रह जाते हैं। तो हम लोगों ने अभी हमारी पार्टी जो 2019 में राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य जो भाई शेर सिंह राणा जी ने बनाई, आगामी 2022 के अंदर निगम में होने वाले चुनाव के अंदर हम अपनी पार्टी के जहां हम 272 में से हमें लगेगा कि हम यहां पर अपनी जीत पक्की कर सकते हैं, चाहे उसमें से 20 ही सीटें हम जीतें, वहां पर हम दमखम से अपने चुनाव लड़ेंगे, अपने प्रत्याशियों को उतारेंगे, अपनी पार्टी की नीतियों के और मुद्दे के साथ जोड़ करके इन लोगों को बीच में ला करके हम अपनी सरकार में भागीदारी करेंगे, निगम के अंदर भागीदारी करेंगे। जो निगम के द्वारा ये लोग कार्य नहीं कर पाते, सफाई का है, स्ट्रीट लाइट का है, या जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस लेबर को लगा लेते हैं और वायदे पे वायदे किए जाते हैं, कभी इनको पक्का करने का या सैलरी टाइम पर नहीं देती, वो हम अपनी भागीदारी आने कर इन सारी दिक्कतों को दूर करने की कोशिश करेंगे। एमसीडी एक ऐसी संस्था है सर जहां पे पैसों की बराबर कमी रही, आप ये केंद्र और स्टेट सरकार की लड़ाइयां चलती रहती है। वहीं आप अगर कुछ सीट जीत कर आते हैं तो उनकी जो समस्याएं हैं, जो धरातल पे जो ग्राउंड समस्याएं हैं, वो आप कैसे दूर कर पाएंगे? जब हम विपक्ष में बैठे निगम के अंदर तो हम लोगों का यही तो काम रहेगा कि हम उन लोगों की समस्याओं को दूर करेंगे और दूर करवा कर ही दम लेंगे। इन जो सरकारें हमसे ऊपर आज तक बनती हुई आई है, जो कार्य करती आई है, जो नहीं कर सकती, विपक्ष में अगर हम लोग आते भी हैं तो हम लोगों का यही तो एक मुद्दा होगा कि हम अपनी इस एमसीडी के जो कर्मचारियों की समस्या है या क्षेत्र की समस्या है, उनको हम अपनी पार्टी से इन सारी समस्याओं को लड़के जरूर मजबूती से इनके अधिकारों को इनके जरूर तक इनके तक पहुंचाएंगे जरूर को। एमसीडी में मतलब आपका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। और एमसीडी में मतलब जितने भी आपकी कार्यकारिणी बैठक हैं उनको आप कैसे रोड पे लाएंगे और कैसे उनको एडजस्ट कर पाएंगे? हम अपने आगामी निगम के चुनाव के लिए कार्यकारिणी की बैठक जो आज की है, इसी को बड़े मजबूती से कार्यकारिणी का गठित करके हम इसको बहुत मजबूती के साथ निगम में उतारेंगे और निगम के कार्य के लिए लगाएंगे सभी पार्टी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजन जी, हमारे चैनल पे जय भारत न्यूज़ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया और ये प्लेटफॉर्म दिया है जिससे मैं आरजेपी की तरफ से अपनी बातें आप जनता तक पहुँचा सकूँ। जो आपका सवाल है उस सवाल के तात्पर्य से मैं ये जवाब देना चाहूंगी कि जैसे आप पूछ रहे हो कि नारी को वही सम्मान दिया है या नहीं दिया है आरजेपी पार्टी ने, तो मैं डेफिनेटली बोलूंगी कि हाँ, यहाँ पे भी हम लोगों को जो यहाँ लेडीज होती हैं, जितनी भी अगर हमारी कोई मीटिंग वगैरह होती है तो द जेंट्स आर नॉट उस तरीके से हम लोग को नहीं किया जाता। वी आर गिवन अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। अगर हमें कहीं जाना हुआ या कुछ करना हुआ तो हम लोग को आगे फोरफ्रंट पे रखा जाता है और हर तरीके की सुविधा दी जाती है। आने जाने लाने ले जाने में एक बोलते हैं ना कि हमारी इज्जत, हमारी मान मर्यादा को नजर
नजरअंदाज नहीं किया जाता है, हमारे जो दायरे के अंदर रह के हम लोग से काम किया जाता है। यानी कहीं ना कहीं पुरुषों की सपोर्टिंग और जो है नारी को सबसे आगे सम्मान दिया जाता है, ये कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल। जो इस पार्टी में आखिर क्या खास लगा आपको जो इस पार्टी में आने चाहिए? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि मैं एक चीज कहती थी यहाँ जुड़ने से पहले, और दुष्यंत जी इस चीज के गवाह हैं, मैं ये कहती थी मेरे को पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं पसंद है, ठीक है। और फिर कुछ बातें उन्होंने डिस्कस की मेरे साथ, उन्होंने मुझसे बैठे, मुझसे बातचीत की और मुझसे पूछा कि आपको क्यों नहीं पसंद है पॉलिटिक्स। तो मैंने बोला देखिए पॉलिटिक्स में बहुत गंदगी है, ठीक है। आज की डेट में अगर हम लोग देखें जो करप्शन है इंडिया में, जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई हमारे डेमोक्रेसी में हम लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, चूज करने के बाद हम लोग उससे बहुत सारी उम्मीदें लगाते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक और चीज ऐड करना चाहूंगी, वो ये है कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने आज तक जितनी बार भी वोट दिया है, आई गिव इट टू नोटा, नन ऑफ द अबव कैंडिडेट्स। यस, क्योंकि मुझे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे, मुझे ये महसूस नहीं होता था कि वो काम कर रहे हैं एक्चुअल में। जब वो होता है, इलेक्शन होता है, तो नमस्ते जी हमारी पार्टी को वोट दीजिएगा, कमर पे जरूर दबाइएगा, दूसरा आता है कांग्रेस को वोट दीजिएगा। भाई ठीक है, आई अंडरस्टैंड आप लोग अपनी वो कर रहे हो, प्रचार कर रहे हो, लेकिन प्रचार के साथ साथ जब आप जीत जाते हो तो आपको अपना काम भी दिखाना चाहिए। मैं मुद्दे पे आता हूँ, आप सबसे यंग लेडी हैं, यंग है इस पार्टी में। अगर बात करें हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तो बाद में आती है, सबसे पहले रोजगार की व्यवस्था आती है। क्या रोजगार पे कोई स्टैंड आप ले सकते हैं? क्यों आप एक यंग लेडी हैं और यंग पार्टी में जो है, पार्टी भी यंग कह सकते हैं कि पार्टी भी यंग है। ट्रू, आप कह रहे हो रिगार्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट, ये हमारा एक बहुत अहम मुद्दा है। बार बार हम लोग इन चीजों पर फोकस कर रहे हैं, हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, इन सब चीजों पे ज्यादा वर्क करेंगे। और रही बात अनएम्प्लॉयमेंट की, हम लोग जनरेट करने का कोशिश करेंगे एम्प्लॉयमेंट, और अगर अनएम्प्लॉयमेंट स्टिल एग्जिस्ट करती है तो वी विल डिवाइस अदर मेथड्स, हम लोग दूसरे तरीके निकालेंगे, जैसे कि बेरोजगारी भत्ता भी मिल सकता है जो बेरोजगार है, ठीक है। उसके अलावा हम लोग ट्राई करेंगे कि कुछ ऐसे तरीके निकाले जिससे एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट हो सके। आप इस पार्टी को जो ज्वाइन किया है, इस पार्टी में कोई एमसीडी के लिए बात करता है, कोई किसी के लिए किसी चीज के लिए बात करता है। मैं आपसे खास करके ये जानना चाहूंगा कि महिलाओं को क्राइम से कैसे फ्री कराएं? हमारा जो एनजीओ है, मैम जो चलाती हैं, तो लेडीज के लिए उन्होंने सेल्फ डिफेंस का लेडीज के लिए सेल्फ डिफेंस का कोर्स भी उन्होंने वहाँ कराया था, और आगे भी हम इनको कराते रहेंगे, जिससे हमारे आसपास की लेडीज जो है काफी मतलब उत्साह है उनमें कि हम अगर एक दो जने कोई भी है, हमें अगर कुछ कहते हैं तो हम उनसे निपट लेंगे। उनको हम अपने तरीके से समझा सकते हैं कि आप, अब वो वाली बात नहीं है कि लड़कियों को या लेडीजों को आते जाते आप कुछ भी कह सकते हो और हम बर्दाश्त कर लेंगे। अब हम उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। यानी सेल्फ डिपेंडेंट की बात कर रहे हैं, हाँ, सेल्फ डिपेंडेंट बनाएंगे। हाँ, यानी इस पार्टी में एक और चीजें ऐड हो गया जो वो है महिलाओं के लिए, इसको आप और रोजगार के लिए जो आप पूछ रहे थे, हम पहले से ही, हम इस पार्टी में नहीं थे, हम पहले से इस चीज को सोच रहे हैं कि लेडीज जो बाहर नहीं जा सकती, महिलाओं को सशक्त कैसे बनाया जाए, जो बाहर नहीं जा सकती, उनको घर पे ही हम रोजगार ला कर दें। और हम इसकी शुरुआत कर भी रहे हैं, काफी आगे ही बढ़ गए इस चीज के लिए। बस ये है कि उनको इकट्ठा करना, कहाँ पे हम उनको काम दें, क्योंकि कुछ लोग घर पे कर सकती हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि हम घर पे हम नहीं कर सकते, तो उनके लिए आप अच्छी व्यवस्था करके देना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पार्टी के लिए, आपको फिर से शुभकामनाएं। एक अहम सवाल है आपसे, दिल्ली में तो ठीक है, दिल्ली में आप कार्य कर रही हैं, लेकिन आप जम्मू कश्मीर की अगर महिलाओं की बात करते हैं तो आज भी वहाँ किसी न किसी डर के साए में जी रहे हैं। तो उनके लिए ऐसा क्या प्रावधान है जो उनको एक सशक्त महिला बनाया जा सकता है? देखिए, ऐसा है कि ये हम यहाँ बैठकर महसूस करते हैं कि वो डर में जी रहे हैं, लेकिन जब मैं वहाँ जाती हूँ मुझे वहाँ किसी के चेहरे पर डर नजर नहीं आता, क्योंकि वो लोग आप एजुकेटेड भी हैं। हाँ, जब मेरी शादी हुई थी उस टाइम वहाँ एजुकेशन बहुत कम थी और मुझे देखकर अफसोस भी होता था, बल्कि मैंने कोशिश भी की थी कि मैं वहाँ जाकर रहूँ। लेकिन ये है कि मेरा 2 भागों में बटी हुई थी, दिल्ली और कश्मीर। यूपी तो खैर मेरी मैका है, तो वहाँ तो मैं नहीं भी जाती तो काम चलता, लेकिन दिल्ली वो मेरे हस्बैंड जॉब करते थे, यहाँ गवर्नमेंट जॉब में थे, तो मैं दिल्ली छोड़ सकती थी ना कश्मीर छोड़ सकती थी। तो इसलिए
मैं वहाँ जाती थी तो मैं सब लोगों को कहती थी कि आप लोग पढ़ो, सिर्फ पढ़ो। और आज माशाल्लाह मेरे यहाँ डॉक्टर हैं, कश्मीर में लड़कियाँ बहुत काबिल हैं, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं। मेरी ससुराल की जितनी भी लड़कियाँ हैं सब पढ़ी लिखी हैं और बहुत सारे लोग आजकल बहुत एजुकेशन की तरफ बहुत ध्यान दे रहे हैं। तो वहाँ कोई नहीं दबकर नहीं रहता है, मुझे नहीं लगता है। इसी कार्यकारिणी बैठक में तपस राय जी हैं, जिनको मैंने कई बार बंगाल के मुद्दे को, बांग्लादेश के मुद्दे को उठाते हुए जंतर मंतर पे पाया, जहां पे अंबिका राय जी भी आई हुई थी, संसद भी आए हुए थे और आग का भयंकर गोला चल रहा था। वहां पे इन्होंने किस तरह से प्रोटेस्ट किया था वो देखने वाली बात थी। वो कई चैनलों पे भी चला। आज हमारे साथ शख्स तपस राय जी हैं, जिनसे हम जानेंगे कि इस पार्टी में आखिर क्या इनका योगदान रहेगा और समाज से भी, जिस तरह ये समाज की सेवा करते हैं, इस पार्टी के लिए आप क्या मतलब ऐसा कोई कंटेंट, ऐसा क्या देने वाले हैं इस पार्टी को जिस मुद्दे पे हम लोग इस आगे बात कर सकते हैं। जी तपस जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी, क्योंकि आपका हमारा मैसेज उसी जगह तक पहुंचने के लिए यहाँ पहुंचेगा तभी जब आप इसको पहुंचाएंगे। तो हम कहने चाहते हैं, हम बहुत सालों से हम ये आंदोलन में अपने से ही बोला है, में लगे रहे हैं, क्योंकि सिर्फ बंगाली की बात नहीं है, बंगाली के लिए तो करते हैं। मैं जैसा ऑल इंडिया मुद्दा महासंघ का आपने देखा होगा, उसका मैं महासचिव भी रहे हैं। आप दिल्ली में आप स्वास्थ्य सेवा के ऊपर भी आपने देखा होगा, कई प्रोग्राम में हमने किए हैं। लेकिन क्या है कि बंगाली समाज की बहुत सारे डिमांड्स हैं, वो डिमांड को पूरा करने के लिए हमने हर पॉलिटिकल पार्टी के दौर में हमने गए हैं और देखा। दिल्ली में जैसे हमारे बंगाली महापंचायत हमारा है, जहाँ पे हमने एक प्लेटफॉर्म में लाने का प्रयास कर रहा हूँ कि 20 से 22 लाख बंगाली समाज के लोगों को लाने का प्रयास कर रहा हूँ। और हमारा जो डिमांड है हर जगह पे मैंने देखा है कि आपने जानते हैं कि CAB पास करने के लिए संसद में पास हुआ था, लेकिन वो अभी तक CA लागू नहीं कर पाए। सरकार ने बार बार वादा किया, लेकिन वो लास्ट कई बार डेट भी चेंज किया, लेकिन अभी तक नहीं किया। हमें इतना तो आइडिया था कि नहीं करेंगे, हमें जस्ट लॉलीपॉप जैसा। तो हम हर पार्टी के पास गए हैं, आखिर में मिला क्या? कुछ नहीं, हम मिला। तो हम ये चाहते हैं कि नॉट ओनली सिर्फ बंगाली समुदाय, इस तरह की जो समाज के लोगों के ऊपर अलग अलग जो उनका डिमांड्स हैं, जैसे बंगाली समाज की एक डिमांड कहा, ऐसे आप जानते होंगे दिल्ली में बहुत सारे झुग्गी झोपड़ी एरिया, गरीब रिमोट एरिया जहाँ पे स्वास्थ्य सेवा नहीं पहुँच पाता है, वहाँ पे छोटे छोटे जो आप जिसको क्वैक डॉक्टर्स बोलते हैं वो लोग काम करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, उनका भी जरूरतें हैं, लेकिन ये चीज़ भी यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। उनके लिए भी हम काम करते हैं। कैसे? वो स्वास्थ्य सेवा सिर्फ दिल्ली का रिमोट एरिया में नहीं है, पूरा भारत में स्थिति है। आप जानते हैं कोई क्वालिफाइड डॉक्टर्स भारत के कोने कोने तक नहीं जा पाते, सिर्फ शहरों में वो काम करते हैं। और वहाँ पे कौन काम करते हैं? उस तरह के डॉक्टर्स। तो अब भारत की जो जनता है, ये पार्टी एक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवाद पार्टी है। तो राष्ट्रवाद के ऊपर जो बात करता है, सिर्फ राष्ट्रवाद के ऊपर, ये सोच के मैंने आया हूँ, ये पार्टी जरूर ये राष्ट्र के जो बातें, ये समाज की जो बातें, ये जो नागरिक की जो बातें, ये जरूर सुनेंगे। इसको ये लेके हम पार्टी के पास आएंगे। पार्टी जरूर शुरुआत में एक बात को सुने, और जब पार्टी आगे बढ़ते हैं तो हमारा